नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज लुसेंट का पेज नंबर 2 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। अथर्ववेद में परीक्षित को करुओं का राजा कहा गया है तथा करु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। क्वेश्चन है, अथर्ववेद में परीक्षित को करुओं का राजा कहा गया है तथा करुओं देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। किस वेद में जो है करुओं देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है? अथर्ववेद में। इसमें सभा एवं समिति के प्रजापति को 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में जो है सभा और एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद, मतलब तथा छंद। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है? 6। हर पॉइंट पे क्वेश्चन है, आप हेडफोन लगा के जरूर देखें। शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये 6 वेद की 6 जो है वेदों को समझने के लिए बनाया गया है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है? पुराणों में। इसके रचयिता लोमहर्ष। और पुराण के रचयिता कौन है? क्वेश्चन है यहाँ से, पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उर्गश्रावा माने जाते हैं। और इनके पुत्र भी माने जाते हैं। पुराण के रचयिता कौन कौन है? लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रावा भी माने जाते हैं। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18 है। इनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भगवत में ही राजाओं का वंशावली पाई जाती है। और किसमें जो है राजाओं की वंशावली पाई जाती है? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत में। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन प्रमाणिक है। मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। और पुराण जो है किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत श्लोक में। स्त्रियां तथा क्षुद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, और जो पुराण में जो है स्त्रियां तथा क्षुद्र को वेद पढ़ने नहीं दिया जाता था, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराण का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते हैं। पुराण का पाठ पुजारी कहाँ करते हैं? मंदिरों में। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ से प्राप्त होती है? मैत्रेयनी संहिता से, जिसमें जुआ और शराब को भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बतलाया गया। यह सच बात भी है, आप लोग बुरा मत मानेंगे स्त्री लोग होंगे तो।
जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष माना गया है। क्योंकि आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई है, जितना भी युद्ध हुआ है, लड़कियों के लिए हुआ है, लड़की के कारण ही हुआ। जैसे देख सकते हैं आप लोग, रामायण भी देख सकते हैं, महाभारत भी देख सकते हैं, सब स्त्रियों के लिए लड़ाई हुआ है। जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री का पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बतलाया गया है। ऐसा सच बात है, अगर लाइफ में आप किसी के पीछे भागते हैं तो आप बर्बाद होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अब यहां से क्वेश्चन है, मतलब शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की क्या कहा गया है? अर्धांगिनी। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की क्या कहा गया है? अर्धांगिनी कहा गया है। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। किसमें जो है चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? जबालोपनिषद में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है, और यह किस काल की है? शुंग काल की मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, नारद स्मृति मतलब किस युग के विषय की जानकारी मिलता है? गुप्त युग के। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म का भी कहानी वर्णित है। मतलब किस ग्रंथ में जो है बुद्ध की पुनर्जन्म का कहानी वर्णित है? जातक में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चर्चित अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। कथा वस्तु में क्या है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, कथा वस्तु में क्या है? महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथाओं का साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का आरंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। पूछा जाएगा जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ अनेक संबंधों का विवरण मिलता है। महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ अनेक संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। क्वेश्चन पूछा जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। इनका नाम है, और भी नाम है, कौटिल्य नाम है, या विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, या इनको कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र कितने अधिकरण है? 15 अधिकरण है। क्वेश्चन पूछा जाएगा अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? 15। अर्थशास्त्र में कितने प्रकरण है? 180। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और अर्थशास्त्र से क्या प्राप्त होता है? मौर्य काल का जो है इतिहास प्राप्त होता है। अनुवादक सामशास्त्री। अनुवादक क्या है? सामशास्त्री।
संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? कलहन ने किया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। और कलहन कौन सा बुक लिखा है? राजतरंगिणी। और इसमें 8 तरंग है। और राजतरंगिणी में कितने तरंग है? 8, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। राजतरंगिणी का संबंध कहाँ से है? कश्मीर के इतिहास से है। अरब की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। और अष्टाध्यायी को किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक है। और अष्टाध्यायी को किसने लिखा? पाणिनि ने। और पाणिनि में जो है इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। पाणिनि में क्या प्राप्त होता है? मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी होती है। कात्यायन की गर्गी संहिता एवं ज्योतिष ग्रंथ, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कात्यायन की गर्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि क्या है? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। और इनके महाभाष्य से किसके इतिहास की जानकारी मिलती है? शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी, अगला टॉपिक है विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। एक, यूनानी रोमन लेखक टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। टेरियस से क्या जानकारी मिला है? यह जो है ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। मतलब इसके कहानी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। हेरोडोटस, जो भारत का खोज किया था, हेरोडोटस। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इतिहास का पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया। प्रमुख इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। मतलब हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया। वस्तु
इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, अर्नेसिक्रटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में कौन कौन है? निर्याकस है और आनेक्रिस्टस है तथा अरिस्टोबुलस है, जो सिकंदर के साथ आया था। यह जो है विवरण जो है अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है, इनके पास प्रमाण था। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज कौन था? यह जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। और मेगास्थनीज किस पुस्तक में मौर्य युगीन समाज के बारे में लिखा है? इंडिका में समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा है। मौर्य काल में, मतलब मौर्य युग कैसा था, यह मेगास्थनीज ने लिखा अपनी पुस्तक इंडिका में। डाइमेकस कौन है? यह जो है सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डाइमेकस जो है यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनीसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक का दरबार में आया था। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायोनीसियस किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। और यह कौन था? टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। किसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा? टॉलमी ने। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा? प्लिनी ने लिखा। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। और नेचुरल हिस्ट्री के बारे में क्या क्या उसमें जानकारी मिलती है? उसमें क्या किसके किसके बारे में है? पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में जानकारी मिलती है नेचुरल हिस्ट्री में। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत में बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी जो है, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। पुस्तक किसने लिखा है किसी को पता नहीं है। यह लेखक जो है करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। और इसने यह मतलब जिसने उस टाइम लिखा 80 ईस्वी में भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में लिखा। चीनी लेखक फाहियान, यह देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है, फाहियान कौन था? फाहियान चीनी यात्री था।
यह चीनी गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान किसके दरबार में आया? गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। और फाहियान क्या किया? मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। फाहियान ने मध्य प्रदेश की जनता को कैसा बताया? सुखी एवं समृद्ध। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहा? 14 वर्ष तक। संयुगन यह 1518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। संयुगन कौन था? संयुगन जो है 518 ईस्वी में भारत आया। इसने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ह्वेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग कौन था? किसके दरबार में आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज कपिसा पहुंचा। ह्वेनसांग कब चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया? 629 में। कब किया? 629। और लगभग 1 वर्ष की यात्रा करते रह गया। उसके बाद कहाँ पहुंचा? सर्वप्रथम वह भारतीय राज कपिसा पहुंचा। भारत की 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। जो ह्वेनसांग कितने वर्षों तक भारत में रहा? 15 वर्षों तक। यहां से क्वेश्चन बनेगा। और कब चला गया ह्वेनसांग? 645 ईस्वी में। ह्वेनसांग कब चला गया? 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है। और पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, ह्वेनसांग भारत क्यों आया था? काहे के लिए आया? यह जो है बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीयूकी में कितने देशों का विवरण है? 138 देशों का। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म एवं राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा क्षुद्र था। इसके अनुसार सिंध का राजा कौन था? क्षुद्र। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। ह्वेनसांग सूर्य के साथ साथ शिव की भी प्रतिमा का पूजन किया। नोट, ह्वेनसांग के अध्ययन का समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। मतलब ह्वेनसांग अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शिलभद्र। विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। विश्वविद्यालय जो है बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग, यह भी एक है। इत्सिंग कौन है? यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के
भारत का वर्णन किया। ईत्सिंग कब आया भारत? 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया। अरबी लेखक अल-बरूनी। अल-बरूनी कौन था? यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी लिखी गई उनकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, ये जो है इसका अर्थ होता है भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? मोहम्मद गजनवी के साथ। ये क्वेश्चन बन गया। और अगला क्वेश्चन है, अरबी में लिखी गई इसकी कृति कौन बुक है? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद है। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है। किताब उल हिंद क्या है? यह एक बड़ा ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। और पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, किताब उल हिंद कितने विषयों में कितने अध्यायों में विभाजित है? मतलब अध्याय कितना है किताब उल हिंद में? 80। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर भी सुंदर प्रकाश डाला है। अगला है इब्न बतूता। यह कौन था देख लीजिए। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत, जिसे रहेला कहा जाता है। रहेला को किसने लिखा? इब्न बतूता ने। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। जो रहेला में क्या क्या प्राप्त है? सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषयों में प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। मतलब कब? दिल्ली पहुंचने पर विद्वता के प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया 1333 में। कब? 1333 में यह दिल्ली पहुंचा और वहां पे क्या बन गया? काजी। और किसने काजी बनाया? काजी या न्यायाधीश कह सकते हैं, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने।